बजट के अंदर सरकार ने जो मेन फोकस रखा है पल्सेस को के अंदर में आत्मनिर्भरता 2030 तक सरकार ने ये कोशिश की है कि हम इसको आत्मनिर्भर करेंगे। 2018 के अंदर हमने देखा कि भारत आत्मनिर्भर भी हुआ था और एक्सपोर्ट भी करने लगा था। फिर ऐसा सडन क्या हो गया कि उसके बाद से फिर से हम इंपोर्टिंग कंट्री बन गए और मेजरली हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट के अंदर में बड़ा तेजी के साथ में बदलाव हो रहा है। नई क्रॉप सिर पर है, नई क्रॉप आने वाली है और उसके ऊपर पे आप इस बदलते हुए एनवायरनमेंट को किस नज़र से आप देखें। हमने यहाँ पर देखा कि तंजानिया है वो भारतीयों को ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वहाँ आइए और तंजानिया के अंदर में आप दालों की खेती कीजिए। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मेरी कमोडिटी। मेरी कमोडिटी में आज हम चर्चा करेंगे दालों की। दालें 2024 के अंदर में जो अपना ऊपरी स्तर दिखा करके वापस फिसली, दालें क्या यहां पर 2025 में चमकती नजर आएंगी? क्या उनमें मजबूती लौटेगी? ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चने का जोर फिर से लौटेगा, कितना होगा चने का जोर गरम, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी दाल आपको दे सकती है मुनाफा। हमारे साथ में यहाँ पर दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप जिंदल साहब हैं, जिंदल ओवरसीज से, आपका स्वागत है। और साथ ही हरिराम झा साहब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, मंगत राम दाल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से, आपका भी स्वागत है। जिंदल साहब, मेरा आपसे सवाल, 2025 ओवरऑल सिनेरियो आप कैसा देखते हो? दालें क्या इस साल चमकती आपको नजर आएंगी? जिस हिसाब से इंपोर्ट यहां पर बढ़ा है कैलेंडर ईयर 2024 के अंदर में, उसको देखते हुए 2025 कैसा जाने वाला? देखिए, मेरे को आज इस व्यापार में 40 साल हो गए हैं और मैं स्टेट फ्रॉम द कॉलेज इंपोर्ट के काम में ही आ गया था। मेनली हमने दालों का इंपोर्ट ही चालू किया था। 1986 से मैं हूँ। 40 साल में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बन रही है, वो सब बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम मैंने 5 कमोडिटीज़ जो मेन कमोडिटीज़ हैं, 6 कमोडिटीज़, उसमें 5 कमोडिटीज़ की पॉलिसी कोई क्लियर ही नहीं है। जैसे उड़दा है, उड़दा 31 मार्च 2025 के बाद क्या होगा आज तक कोई क्लियर नहीं है। अच्छा। मटर 28 फरवरी के बाद क्या होगा कुछ नहीं मालूम। चना 31 मार्च 2025 के बाद क्या होगा नहीं मालूम। ऐसे ही जो मसूर है, मसूर में 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट ड्यूटी लाएगी या बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। एआईडीसी की जो एग्जेम्पशन है 11% की टोटल, 10% प्लस 1%, वो 31 मार्च 25 तक है। उसके लिए भी गवर्नमेंट अनक्लियर है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर किया कि तूर की 1 साल की एक्सटेंशन दी है। अच्छा। तो अभी ये सब बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो ये बोलना बहुत ही फेयर नहीं रहेगा और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या क्या बोला जाए। जब तक सपोज गवर्नमेंट मटर को बंद करती है, सपोज करो गवर्नमेंट चने को बंद करती है, तो चना और मटर 35 लाख टन आया था, सीधा ही इसकी जगह 20 से 22 लाख टन कंजम्पशन तुअर की बढ़ जाएगी। अच्छा। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी चांस सब ब्राइट, कौन सी सबसे बढ़िया दाल में ब्राइट चांस है जिसका एक व्यापारी को करना चाहिए। तो मेरे पर्सनल व्यू से किसी भी हालात में कल को गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है तो तूर पिजन पीस, जो कि एमएसपी से बहुत नीचे चल रहा है और बहुत हाई डिमांड रहती है, तो तुअर को, जो इंडियन तुअर है कर्नाटक की या महाराष्ट्र की या लेमन तुअर, उसको स्टॉक करना चाहिए। उसको उसमें आपको लगता है करनी कि चाहिए। एक बेस्ट बेनिफिट दिखाई देता है? एक बेस्ट बेनिफिट। बजट के अंदर सरकार ने जो मेन फोकस रखा है पल्सेस के अंदर में आत्मनिर्भरता, 2030 तक सरकार ने ये कोशिश की है कि हम इसको आत्मनिर्भर करेंगे। 2018 के अंदर हमने देखा कि भारत आत्मनिर्भर भी हुआ था और एक्सपोर्ट भी करने लगा था। फिर ऐसा सडन क्या हो गया कि उसके बाद से फिर से हम इंपोर्टिंग कंट्री बन गए और मेजरली हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे। ये इसमें जो पॉलिसी बहुत बड़ा मैटर रखती है और ये लॉन्ग व्यूज होता है। सपोज करो जो 2018 में हम हमारा जो इंडिया में सेल्फ हमारा आत्मनिर्भरता जो हुआ था, उसका मेन रीज़न ये था कि अगर हम जाएं 2014, 15, 16, 3 साल लगातार कंजिक्यूटिव ड्रॉट्स थे, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी, तो इससे प्राइस एकदम डबल हो गए थे। तो जिस भी किसान था, सबने एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी वो उसका दालों का प्रोडक्शन बढ़ाया
जिससे एकदम सप्लाई डबल हो गई, जैसा कि इस साल हो रहा है। तो एक ये कारण था, वो आत्मनिर्भरता नहीं थी, वो इफेक्ट था प्राइसेस का, जिसके कारण इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। अच्छा। और झा साहब, क्या लगता है आपको 2025 के अंदर में ये जो प्राइस को लेकर के अभी बात चल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है क्लाइमेट चेंज। अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट के अंदर में बड़ा तेजी के साथ में बदलाव हो रहा है। नई क्रॉप सिर पर है, नई क्रॉप आने वाली है, और उसके ऊपर पे आप इस बदलते हुए एनवायरनमेंट को किस नज़र से आप देख रहे हो? देखिए, दाल एक बायोलॉजिकल चीज़ है। इसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें मॉइस्चर, टेम्परेचर और सॉइल फर्टिलिटी, ये 3 चीज़ मैटर करती है। अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि अब ग्लोबल मार्केट हो चुका है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होगा, कहीं वर्षा कम, कहीं वर्षा ज़्यादा, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसमें 2 चीज़ निर्भर करता है, सॉइल में कितनी मॉइस्चर है और हमारी बारिश कितनी अच्छी हो रही है। ये 2 निर्भर करता है। पहले ये प्रेडिक्ट कर सकते थे मौसम के हिसाब से कि इस कंडीशन में ये होने वाली, ये होने वाली। लेकिन वर्ल्ड सिनेरियो में ये फैक्टर जो चेंज हुआ है, तो बारिश कब होगी, कब नहीं होगी, क्या होगी, ये बहुत अनसर्टेन हो चुका है। इसके कारण क्या ग्लोबल लेवल पर कहाँ क्या प्रोडक्शन है, कितनी मात्रा में होगी, ये अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा कोशिश हो गई है, मौसम विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ा है, साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी यूज हो रहा है। उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फोरकास्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हो, ये हुआ। और सरकार ने भी इंसेंटिव लिया है कि टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग से ले करके इन प्रोडक्ट टेस्टिंग भी हो। साथ साथ इससे क्या हो जाता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस सॉइल में कहाँ पर क्या खेती हो सकता है। उड़द के लिए अलग सॉइल चाहिए, अरहर के लिए अलग सॉइल चाहिए, क्योंकि सॉइल ही नहीं, ज्योग्राफी डिफरेंट चाहिए। हाँ मेरा आपसे यहाँ पर इसी के साथ एक और सवाल है, हालांकि ये सवाल मेरा आप दोनों से है। जी पहले इसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। एक तरफ तो सरकार प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करती है देश जी में, जी दूसरी तरफ अदर कंट्रीज से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो हमारे लिए दालें उगाए। जी अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, कनाडा की बात हो, म्यांमार की बात हो, या फिर तंजानिया की बात हो, हम उन कंट्रीज़ को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ करे दालों का। उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 वर्ग के खाने का ट्रेडिशन है, एक चावल खाते हैं, एक रोटी खाते हैं। और दाल ऐसी चीज़ है जो चावल और रोटी दोनों खाने वाले खाते हैं। साथ साथ अब ये सब विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि हमारे जो वेज प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, और हम लोग इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए सभी को प्रोटीन के गैप को पूरा करने के, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करने के लिए सभी दाल प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। उससे पहले तो हम लोग ट्रेडिशनल बड़ा दाल ये सब बना के खाते थे, अब प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट वैल्यू ऐड किए जा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत जब। और हमारे जो कैपेसिटी एक बार ही 100% नहीं बढ़ सकती है, धीरे धीरे नेचुरल है कि इंसेंटिव लेते 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 हाई होगी। तो हमारे जो अपने प्रोडक्शन है और जितने हमारे डिमांड है, दोनों को गैप पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर में भी तैयार रखा जाए, जो हमारी जितनी आवश्यकता होगी उसकी आपूर्ति करके उसको फुलफिल कर दें। फुलफिल किया जाएगा। प्रदीप जी, एक तरफ तो किसानों को की इनकम को डबल करने की सरकार यहाँ पर बात करती है कि किसानों की इनकम जो है वो बढ़े, और हमने ये देखा भी है कि सरकार ने सबसे ज़्यादा एमएसपी अगर किसी में दी है तो वो दालें हैं। उसके बावजूद किसानों की उदासीनता इसके अंदर क्यों दिखाई देती है, एक बात। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसमें इस एक अपॉर्चुनिटी म्यांमार को दिखाई दे रही है, तंजानिया को दिखाई दे रही है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाई दे रही है, कनाडा को दिखाई दे रही है कि भारत जो है उसकी जनसंख्या बड़ी है, और एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की जो कंजम्पशन है वो 40 मिलियन टन की हो जाएगी। इसको फुलफिल करते हुए अदर कंट्रीज़ को ये दिखाई देता है कि भारत एक बड़ा बाज़ार है दालों का, और उन्होंने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है।
ये दोनों चीज़ें आपको क्या डायरेक्शन दिखाती हैं? क्या भारत के किसानों के लिए भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है क्या? देखिए मनचंदा जी, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा, अभी वो ज़माना नहीं रहा जैसे पहले फार्मर्स को मोबाइल नहीं होता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, मीडिया बहुत वीक था। अभी तो मीडिया आप जैसे सब जितने भी मीडिया हैं सब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, ऑन स्पॉट उनको सब न्यूज़ मिलती है। और ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी लाना कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे। एमएसपी के बाद अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखो तो मैक्सिमम थोड़ा बहुत इन्होंने चना ली है या थोड़ा बहुत मसूर लिया, बहुत ना के बराबर 10%, चना 20%। तो ऐसा तो है नहीं ना एमएसपी देके 100% वो लोग ले रहे हैं अगर एमएसपी के नीचे जाता है। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट्स हो रहा है, जैसे सिर्फ दाल नहीं, किसानों को और अपॉर्चुनिटी है। किसान को मक्का भी उगानी है, किसान को राइस भी उगाना है, किसान को व्हीट भी उगाना है। इन तीनों क्रॉप को अगर देखा जाए इसका आउटपुट 3.5 से 4 गुना होता है इन कंपैरिजन टू दाल। अगर इसकी एमएसपी अगर 4 गुना रिलेशन किसान को मिलता है और इसमें क्वालिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल तो एक स्पेसिफिक वेदर चाहिए, प्लांटिंग के वक्त, हार्वेस्टिंग के वक्त अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो किसान के लिए बड़ा हाई रिस्क हो जाता है। तो एमएसपी बढ़ाने से किसान का क्रेज बढ़ेगा उस दाल में, ये कहना बिल्कुल टोटली गलत होगा। किसान देखेगा इसकी जगह मैं मक्का उगाऊं, गेहूँ उगाऊं या राइस उगाऊं, मेरे को प्रॉफिट किस में है। तो ये कारण है कि इंडिया का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है एमएसपी बढ़ाने के बाद भी। और दूसरा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, चाहे कितना ही टन हो, चाहे 25 लाख टन हो, चाहे 50 लाख टन हो, चाहे 1 करोड़ लाख टन हो, हम लेंगे किसानों से। वो तो सिर्फ जितना खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं। और तीसरा, इसलिए अगर इसको डिमांड के गैप को अगर फुलफिल करना है तो हमें अल्टीमेटली इंपोर्ट पे ही आना पड़ेगा। यानी आपको लगता है कि अभी इंपोर्ट पर ही अपने को आना पड़ेगा, इंपोर्ट के अलावा अभी और कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है। 2017, 18, 19 में गवर्नमेंट ने खूब देख लिया। 2017 में येलो पीस बंद करने के बाद भी गवर्नमेंट ने खूब देख लिया। 7 साल बंद करने का नतीजा ये हुआ, हमारे यहाँ जो 9-10 लाख टन मटर पैदा होती थी वो घट के 50,000 टन रह गई साल की। और 7 साल इंडिया से बाहर से ना आने का कारण ये देख लिया, सडनली खोलना पड़ा। खोलने के बाद फरवरी 2023 से लेकर के अब तक कम से कम 28 लाख टन रशिया से और कनाडा से माल आ चुका है। और चना खोला, चना अंदाजन अभी तक 8 से 9 लाख टन आ गया और 12 लाख टन चना आ जाएगा इंडिया में। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो 40 लाख टन तो इसने डिमांड पूरी करी है इसने बाकी दालों की। तो अदरवाइज यहाँ तो त्राईमान हो जाता, प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर इंडियन फार्मर नहीं उगाएगा तो इनका तो जो डिमांड है और सप्लाई है उसका जो गैप है उसको तो ब्रीच करना ही पड़ेगा ना इनको। तो उसका ऑप्शन इंपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं है। तो यानी आपको लगता है कि अभी इंपोर्ट है, और क्या ये भी अभी ये विकल्प, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि तंजानिया है वो भारतीयों को ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वहाँ आइए और तंजानिया के अंदर में आप दालों की खेती कीजिए। तंजानिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसमें बहुत हाई रिस्क है। तंजानिया कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रियों की तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। वहाँ इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई शॉर्ट टैक्स मशीन नहीं है, मैक्सिमम एक आदमी के पास होगी जबकि होनी चाहिए 100 आदमी के पास। वहाँ उसमें मिट्टी आती है चने में, क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है उसका कोई पॉलिसी का नहीं पता। अब लास्ट ईयर ये सडनली पॉलिसी लिया है कि जो भी माल होगा वो एक्सपोर्टर डायरेक्ट ना खरीद के एक्सचेंज के थ्रू खरीदेगा। तो ये पॉलिसियाँ वहाँ भी तो चेंज होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जोखिम भरा है। तंजानिया के अंदर में फिलहाल पल्सेस को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है, एग्री के अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो दैट इज़ हाई रिस्की। और ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है जो दुबई वाले हैं जिनके खुद के ऑफिस हैं वही करते हैं। इंडिया से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। 2025 के अंदर में फिर मैं आऊँगा, दालों को लेकर के आपको क्या लग रहा है ओवरऑल, अगर मैं इसका प्रोस्पेक्ट, इसकी पिक्चर जानना चाहूँ तो? ओवरऑल अगर देखो जी, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर तो चाहती है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस नीचे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चाहती है कि फार्मर को अच्छे रेट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एक हाथ चाहता है रेट बढ़े, एक हाथ चाहता है नीचे कम हो जाए। इस बीच में ट्रेडर की पोजीशन समझ में आती नहीं है। पहले तो पॉलिसी लॉन्ग टर्म की बनती थी, क्लियर होती थी। अब 2-2, 3-3, 4-4 महीने की आप उठा के देख लो पॉलिसी, शॉर्ट टर्म की बन दिया कई कमोडिटीज़ में। तो इससे जो इनको एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी पड़ेगी और इनको आपस में कोऑर्डिनेशन कर करके एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। वायदा में दालें आनी चाहिए।
वायदा में आए या ना आए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2003 में जब नया दाल में ये वायदे में आई थी तो उस टाइम लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, एक एक महीने में 3-3 लाख टन का ओपन इंटरेस्ट रहता था। अभी लिक्विडिटी है ही नहीं, हम लेने जाएं तो 10 रुपये ऊपर बढ़ा के लेनी पड़ेगी, बेचने जाएं तो 10 रुपये नीचे, और वॉल्यूम भी बहुत थिन है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई NCDX से खोलने से इसका इफेक्ट फिजिकल मार्केट पर आएगा, बिकॉज देर इज नो चांस फॉर हेजिंग एज वेल एज आर्बिट्रेशन। ओके, तो आपको लगता है कि वहाँ पर हैजिंग की और आर्बिट्रेशन की कोई क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो NCDX में मैं नहीं समझता 1% भी कोई इसमें कोई। जैसा 2025 दालों को लेकर के आपका क्या नजरिया? ये उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला। जो 25 है ये अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होगा क्या नहीं, हमें गैप भरने के लिए लेना ही, इंपोर्ट करना ही होगा। करना है अपने यहाँ इंसेंटिव कैसे हैं या किसान को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको वेस्टेज प्रोडक्शन और फाइनलिटी में वेस्टेज जो है उसको यदि मिनिमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेज हो जाते हैं, तो उस वेस्टेज को आप कैटल फीड की तरह यूज़ करते हो या दूसरी तरह यूज़ करते हो, तो उस वेस्टेज को यदि आप साइंटिफिक वे से अच्छी मशीनरी ला करके यदि कम कर दो तो ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने से क्या होगा कि इंपोर्ट पर कम निर्भर करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, टेक्निक से किसान से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक साइंटिफिक अप्रोच लेना होगा। साथ साथ हमें ये देखना होगा कि ग्लोबल लेवल पर, मार्केटिंग लेवल पर हम अपने गैप को जो करें तो किस कम से कम दाम पर जो करें, जो हमारे भारतीय किसानों को और भारतीय कंज्यूमर को बेनिफिट्स अब मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का इस शो में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से प्रदीप जी ने ये बताया कि ये वाला जो साल है वो तुअर के लिए ठीक रह सकता है, अच्छा रह सकता है, चाहे वो लेमन तुअर है या तुअर है, उसके बीच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ 2025 के अंदर में दिखाई देती है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा सरकार की नीतियों के ऊपर पे, सरकार आगे आने वाले समय में किस तरीके की नीतियां लेकर के आती हैं, ये बहुत कुछ दालों के बाजार को तय करने में सक्षम होगा। आप दोनों ही खास मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।